हेलो 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 हेलो। ओके चलिए, नमस्कार। मैं प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और देखिए साथियों, हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत बेहतरीन टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसको नाम है हमारा पदार्थ। ये हमारी पदार्थ की साथियों सेकंड क्लास, ये हमारी पदार्थ की यहाँ पे सिक्स क्लास होने वाली है, यानी कि ये हमारी छठवीं क्लास है। सर 6 क्लास के अंदर हमने पदार्थ पढ़ा दिया, 6 क्लास लेंगे क्या पदार्थ पढ़ाने में? ऐसे तो हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, हम क्या करेंगे? टेंशन डालो, क्योंकि मैं आज यही बताना चाहता हूं। अगर आप सिलेबस को देखोगे ना साथियों, तो सिलेबस में यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। क्या क्या दिया गया है कि हमारे पास दो टॉपिक है एनसीईआरटी के। एक है साथियों मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। और दूसरा साथियों इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब समझ रहे हो कि मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे जो पदार्थ पढ़ाया, आपको जो मैटर पढ़ाया है, उस मैटर के अंदर मैंने आपको दो दो चैप्टर्स को एक साथ मर्ज करके पढ़ाया। मतलब सोचो, दो चैप्टर्स को मैंने जो कॉन्सेप्चुअली मर्ज किया, दो चैप्टर्स के जो कंसेप्ट हैं साथियों वो आपको मैंने एक साथ पढ़ा दिए। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ते ना, तो आपको अलग अलग चैप्टर पढ़ने पड़ते। और मैंने बड़े स्मूथ तरीके से, बिना आपको पता चले कि ऐसा कुछ भी हुआ हमारे साथ में, तो बिना स्मूथ तरीके से, बिना पता चले साथ मैंने सारे के सारे कंसेप्ट को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दिया, मतलब एक ही जगह पढ़ा दिया, ताकि हमको फील ही नहीं हुआ कि हमें कुछ अलग पढ़ना पड़ा। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं साथियों, पढ़ो आराम से, दमदार तरीके से पढ़ो, क्योंकि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये मेरी जिम्मेदारी छोड़ दो। आपका बस मेन काम है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं आप बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन करो। अगर कंसेप्ट में कोई समस्या है मुझसे बात करो, लेकिन टाइम टेबल को लेके कि भैया पहले ये पढ़ा दो, पहले वो पढ़ा दो, आप ये मत पढ़ाओ, भी ये पढ़ा दीजिए, ये सब मुझे मत बताइए, क्योंकि ये मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, मैं आपके सिर्फ हित के लिए काम करूंगा। तो होता क्या साथियों, हर विद्यार्थी की ना अलग परेशानी होती है। ठीक है, हर विद्यार्थी की परेशानी अलग है। कहीं भी कोई विद्यार्थी की किसी डिमांड हो सकती है, कोई विद्यार्थी कुछ और डिमांड कर सकता है। तो हमें तो यहाँ पे सामूहिक रूप से अपने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए आप पढ़ो, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, अब बताओ सबके सब तैयार है आज की प्यारी सी क्लास के लिए? कोई इसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। एक बच्चा बोलता है सर आप इतना लेट क्यों हो जाते हो? बेटा मैं लेट इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि इससे पहले मेरी क्लास रहती है, और उस क्लास को खत्म करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। ठीक है, और इसलिए उस क्लास के बाद ही मेरी सडनली दूसरी क्लास भी होती है। अगर मान लो कि मैं इससे पहले वाली क्लास बेटा 5 बजे खत्म कर रहा हूं, तो 3-4 मिनट का गैप तो लग ही जाता है मुझे नई क्लास को शुरू करने के लिए, पीपीटी को मैच करने के लिए, है ना? चलो, अब बताओ क्या दिक्कत है? अब बेटा तुम्हारी क्वेरीज को बाद में कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, है ना? अब जो भी क्वेरीज हैं, अब जो भी यहाँ पे डाउट है, उनको बाद में ले लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे आज ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, चलिए। तो आज हमें ये टॉपिक खत्म करना है, इसको जरा समझिएगा। चलिए बालक, चलिए बालक, देखिए अभी हम यहाँ पे जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वह है हमारे पास में पदार्थ। और हमने पदार्थ के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट को समझा है। देखिए, हमने साथियों जिसकी शुरुआत कर दी थी वो थी हमारे पास में मिक्सचर। तो हमने मिक्सचर के अंदर समझा कि कैसे हमारे पास में दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेटेरोजीनस। हमने समांगी मिश्रण में, असमांगी मिश्रण में डिफरेंस समझा। फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे यहाँ पे मिश्रण के अंदर से उसके अवयव को, उसके घटकों को अलग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मिक्सचर है, तो हम क्या करते हैं साथियों, उस मिक्सचर में से, उस मिश्रण में से हम यहाँ पे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स को अलग करने की जो तकनीक होती है वो हमने समझी। हमने देखिए साथियों किस किस को पढ़ डाला है अभी तो बता दूं। तो हमने यहाँ पे वाष्पीकरण का तरीका पढ़ लिया है, हमने अपकेंद्रण का तरीका पढ़ लिया है, हमने सेपरेशन तरीका पढ़ लिया जिसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ लिया है, हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ ली है, और हमने साथियों डिस्टिलेशन पढ़ लिया जिसे बोलते हैं आसवन विधि। अब हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में और क्रिस्टलीकरण के बारे में। तो इनको भी जरा समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से नए कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए,
तो बताओ कि प्रभाजी आसवन जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास में जो तरीका है जिसमें से हम पदार्थों को अलग करते हैं, उनमें से एक है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे बोलते हैं साथियों प्रभाजी आसवन। अब ये प्रभाजी आसवन की बात करते हैं, इसका मतलब होता क्या है? देखो, जैसे आप लोगों ने यहां पे सुना होगा कि सर हमारे पास में कच्चा तेल होता है। बोलो, हम कच्चे तेल को यहाँ पे क्या करते हैं? कच्चे तेल के अंदर से यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। तो इसी कच्चे तेल के अंदर से हमें क्या निकलता है बताओ? पेट्रोल निकलता है। इसी कच्चे तेल के अंदर से क्या निकलती है? डीजल निकलती है। इसी कच्चे तेल के अंदर से क्या निकलती है? केरोसिन निकलती है। इसी कच्चे तेल के अंदर से यहाँ पे एलपीजी और बहुत सारी चीजें हैं जो निकल जाती हैं। अब आप कहेंगे सर कच्चे तेल में से ये सब कैसे बन जाता है? तो ये सब बनाया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे बोलते हैं प्रभाजी आसवन की प्रोसेस। अब ये प्रभाजी आसवन होता क्या है? देखो ध्यान से। तो ये यूज करते हैं कब? जब हमारे पास में दो या दो से ज्यादा अधिक घुलनशील जो द्रव्य होते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होता है वो 25 डिग्री से कम होता है, 25 केल्विन से कम होता है। मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट का साथ जो अंतर होता है, ये कितना दिया गया है? ये 25 डिग्री केल्विन से कम होता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ये सीधी सीधी वही बात की जा रही है कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे हम यहाँ पे चीजों को अलग कर देंगे। इतना सा कंसेप्ट को समझना। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? देखो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है कच्चे तेल में, जिसे बोलते हैं हम लोग क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल में कैसे करते हैं इसका रीजन बता दो। देखो रीजन बता रहा हूं, सुनते चलना ध्यान से, बहुत प्यारी प्यारी बातें देखो आपको देखने को मिलेंगी। देखो होता क्या है कि हम जब जमीन के अंदर से तेल को प्राप्त करते हैं, तो जमीन के अंदर से हमें जो तेल प्राप्त होता है, आपने जैसे खुदाई करना शुरू कर दी, तो जमीन के अंदर से साथियों जो हमें तेल मिलता है उसको बोलते हैं कच्चा तेल। क्या बोलते हैं? कच्चा तेल बोलते हैं। इस कच्चे तेल को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों? इस कच्चे तेल को ही हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं। अब ये जो कच्चा तेल होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि कच्चा तेल क्या है, बताओ जल्दी से। तो कच्चा तेल जो है साथियों वो एक तरह का मिक्सचर है। कैसा है? मिक्सचर है। और अब इस मिक्सचर को क्या करते हैं हम? यहाँ पे अलग अलग करते हैं। तो इस मिक्सचर के अंदर से हम बहुत सारी चीजों को अलग करेंगे, है ना। अब मुद्दा बनता है कि सर इसको घर पे अलग कर सकते हैं या फिर किसी मशीन में अलग किया जाता है? तो कच्चे तेल को साथियों अलग करने के लिए हम इसको डालते हैं कहां पर? तो इसको साथियों डाला जाता है तेल शोधक कारखाने में। कहां पर? तेल शोधक कारखाने में। सुनो, तो यहां पे कारखाने बनाए जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं साथियों? उनको हम हिंदी में बोलते हैं तेल शोधक कारखाना। इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में साथियों इनको बोलते हैं रिफाइनरीज। क्या बोलते हैं? रिफाइनरीज बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? तो इंग्लिश में इनको सिंपल सी भाषा में बोलते हैं रिफाइनरीज। आपने पढ़ा होगा रिफाइनरीज के बारे में कि हमारे आसपास बहुत सारी रिफाइनरीज होती हैं। रिफाइनरीज सुनी होगी ना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक कारखाना वो जगह होता है जहां पे कच्चे तेल के अंदर से हम बहुत सारी चीजों को अलग कर लेते हैं। पहला कंसेप्ट क्लियर है। अब करते कैसे हैं उस तरीके को जरा देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे जरा ये बताओ, देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है साथियों? क्वथनांक बिंदु होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो अगर उसे जलाएंगे, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा साथियों? ये पहले भाप बन जाएगा। बोलो जल्दी से। अगर पहले भाप बनेगा मतलब क्या होगा साथियों? पहले ये अलग हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो कि हमारे पास में दो पदार्थ है और दोनों पदार्थों का जो बॉइलिंग पॉइंट है कैसा? अलग अलग है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतनी जल्दी गैस बनेगा, और जितनी जल्दी गैस बनेगा वो उतनी जल्दी उड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। यही कंसेप्ट होता है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल है जो यहां पे किया जाता है। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। आपने कच्चा तेल लिया, आपने कच्चे तेल को यहां पे गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही कच्चा तेल गर्म होगा तो इसके अंदर यहाँ पे जो मिक्सचर होते हैं, इसमें जो बहुत सारे पदार्थ होते हैं वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे। अब सबका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? अलग अलग है। अब मान लो सबसे पहले यहां पे कौन सी चीज गैस बनती है? एलपीजी बनती है। मतलब एलपीजी जो होती है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे एलपीजी बाहर निकलेगी और हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होती है? एलपीजी प्राप्त होती है। जैसी तापमान 25 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो इसमें से एलपीजी भाप बन के उड़ जाती है और हमें सबसे पहले क्या चीज प्राप्त होती है? एलपीजी गैस प्राप्त होती है। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ा तो एलपीजी निकल चुकी है। अब तापमान जब 25 से लेकर 60 डिग्री के आसपास जाता है तो इसमें से पेट्रोल अलग होना शुरू हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे अलग होता है जिसे बोलते हैं पेट्रोल। मैं बताऊं साथियों, पेट्रोल का जो वास्तविक नाम होता है गैसोलीन।
अगर आप कभी विदेश जाते हैं, कभी आपको पैसा मिलता है या आपकी नौकरी अच्छी लगती है, आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, तो हमारे भारत में से पेट्रोल पंप बोलते हैं, लेकिन विदेश में साथियों गैस स्टेशन कहा जाता है। गैस स्टेशन का मतलब होता है गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, ठीक है। तो 60 डिग्री तक आते आते सारा का सारा पेट्रोल निकल जाता है। फिर यहां पे 60 से लेके 180 के आसपास नेफ्थलीन को अलग करेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे 180 से लेके 220 डिग्री के आसपास पैराफिन को अलग किया जाता है। पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं व्हाइट पेट्रोल बनाने में। क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि पैराफिन का इस्तेमाल कहां पे करते हैं साथियों, तो पैराफिन का इस्तेमाल जो किया जाता है ये किया जाता है व्हाइट पेट्रोल बनाने के लिए। और व्हाइट पेट्रोल कहां पे यूज होता है, तो व्हाइट पेट्रोल का साथियों यूज करते हैं हम एरोप्लेन में। कहां पे यूज करते हैं, एरोप्लेन में। ऐसा नहीं है कि हमारे हवाई जहाज के अंदर जो हम पेट्रोल डालते हैं वो वही होता है जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, वहां पे व्हाइट पेट्रोल होता है। जैसे आप नोटिस करना कि हमारे घरों के अंदर हमारी जो गाड़ियां होती है ना नॉर्मली, तो हमारी गाड़ियों में साथियों जो पेट्रोल होता है वो हल्का सा पीले रंग का होता है, उसमें हल्का सा लाल रंग भी देखने को मिलेगा। तो उसमें थोड़ी बहुत मिलावट होती है, इथेनॉल की भी ब्लेंडिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं है बालक। एरोप्लेन में जाता है बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल, कोई मिलावट वाला पेट्रोल नहीं जाता, उसे बोलते हैं व्हाइट पेट्रोल, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर इसी को 220 से लेके 250 डिग्री के आसपास गर्म किया जाए तो डीजल निकल जाता है। 250 से लेके 300 के आसपास फिर और भी सब चीजें निकल जाती है। लास्ट में साथियों जो सबसे लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं बिटुमन। क्या बोलते हैं, बिटुमन बोलते हैं। और इसी बिटुमन को हम क्या बोलते हैं साथियों, इसी बिटुमन को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं टार। क्या बोलते हैं, टार बोलते हैं। अब बिटुमन का यूज कहां पे करते हैं साथियों, तो बिटुमन का यूज किया जाता है रोड मेकिंग में। आपने नोटिस किया होगा ध्यान से कि हमारी जब रोड बनती है तो रोड के ऊपर यहां पे ऊपर वाली परत बनाई जाती है। रोड के ऊपर जो चिकनी चिकनी परत बनती है किसकी बनती है, बिटुमन की बनती है। इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं साथियों, सिंपल सी भाषा में बोलते हैं डामर। क्या बोलते हैं, डामर। हम जो बोलते हैं कि डामर वाली रोड बन गई है, तो डामर वाली रोड क्या होती है कि जब रोड बनाते हैं तो रोड के ऊपर यहां पे डामर बिछा दी जाती है। वो डामर क्या होती है, जब कच्चे और तेल में से कुछ नहीं बचता, सब चीजें निकाल दी जाती हैं, तो बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल टार बोलते हैं, फिर डामर बोलते हैं, जिससे हम रोड बनाते हैं भारत में। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की क्रिया। आप समझ गए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ऐसे प्रोसेस होती है जिसके अंदर हर पॉइंट पे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि बताइए कि किस क्रिया के माध्यम से कच्चे तेल में से हम इतनी सारी चीजें प्राप्त करेंगे, तो आंसर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभाजी आसवन बोलते हैं। ये कहां पर की जाती है, तो ये प्रोसेस की जाती है हमारे तेल शोधक कारखाने में, जिसे क्या बोलते हैं, रिफाइनरीज बोलते हैं। हमारे भारत में बहुत सी रिफाइनरीज हैं, जैसे जामनगर में है, मथुरा में है, हल्दिया में है, अंकलेश्वर में है। ये रिफाइनरीज होती हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, बहुत रिफाइनरीज हैं, ठीक है। आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। चलो, सातवीं हमारी प्रोसेस है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। देखो, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होती है जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण विधि। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन विधि। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको देखो ध्यान से। तो क्रिस्टलीकरण विधि बेटा वो विधि होती है जिसमें हम क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं। क्रिस्टल प्राप्त करते हैं मतलब इसमें साथियों हमें ठोस अवस्था में चीजें प्राप्त हो जाती हैं, क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं। भैया मैं समझा नहीं इस बात को बिल्कुल भी। देखो, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने कभी यहां पे देखा होगा बहुत ही बड़ी तरीके से कि हम जब नमक की बात करते हैं, तो जब नमक बनता है साथियों, तो नमक यहां पे कैसी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, बोलो हाँ। अगर नमक को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, अगर नमक को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो नमक यहां पे भैया बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनता है जो कैसे होते हैं, क्रिस्टल जैसे होते हैं। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि नमक यहां पे किस विधि के द्वारा बनता है, तो आंसर क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा। इसी तरह से हम यहां पे मिश्री की बात करते हैं। मिश्री, आप लोगों ने यहां पे मिश्री खाई है, मिश्री? कितने बच्चों ने यहां पे मिश्री खाई है? मिश्री क्या होती है, जैसे हम चीनी खाते हैं तो चीनी का ही थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है जिसे मिश्री बोलते हैं। तो मिश्री जो होती है हमारे मध्य भारत में बहुत खाई जाती है। अब मुझे ये नहीं पता उसको क्या हमारे लोकल क्षेत्र में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में से मिश्री बोलते हैं। जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं तो मिश्री का चढ़ा देते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं तो मिश्री का लगा देते हैं। तो मिश्री का जो निर्माण होता है साथियों वो भी इसी विधि से होता है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि जब आप किसी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त कर ले, ये क्रिस्टल को प्राप्त कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन विधि बोलते हैं। इसका यूज सबसे ज्यादा कम किया जाता है, सबसे कम हम इसका यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कि नमक का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है, तो आंसर क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा होता है। ये मिश्री कैसे बनती है, तो मिश्री कैसे बनती है साथियों, इसी विधि के द्वारा बनाई जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो मैंने बता दिए, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है फिटकरी जो होती है, फिटकरी। आपने देखो फिटकरी को, फिटकरी सुना फिटकरी के बारे में?
जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, इंग्लिश में से बोलते हैं एलम। क्या बोलते हैं, एलम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि फिटकरी का जो निर्माण है वो किस प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा, तो फिटकरी को साथियों बनाया जो जाता है वो बनाते हैं हम किस माध्यम से, तो आंसर है क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा बनाते हैं। तो इसको अलग इसको अलग करना मतलब बनाना ही होता है। तो ये भी आप जरा यहां पे समझिए, ठीक है। तो ये हमारे पास साथियों प्रोसेस थी, ये मैंने समझा दी है आपको, जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके अलावा ना कुछ और तरीके भी होते हैं जिनके द्वारा हम चीज को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे फिजिकल तरीके होते हैं, उसमें हमें किसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी पड़ती। जैसे एग्जांपल समझो, एक होता है साथियों हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होती है भैया, हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हम जब यहाँ पे चीजों को हाथ से उठाकर साफ कर देते हैं। और एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं निस्पंदन। मैं दोनों के दोनों समझा देता हूं, बोर्ड पे देखो। हैंड पिकिंग क्या होती है, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका कोई अनाज का दाना है। अब इस अनाज के दाने में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ गए हैं, तो आपने क्या किया साथियों, बड़ी आसानी से यहाँ पे हाथों से उठाकर उस कंकड़ पत्थर को बाहर फेंक दिया। तो जब आप बड़ी आसानी से उनके पदार्थों को आसानी से हाथों से अलग कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। आप जानते होंगे आपके घर में ऐसा होता होगा कि ये जनरली हमारे घरों में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके घर में आज भी जब मम्मी चावल बनाती हैं तो चावल को साफ करती है, भूसे को साफ करती है। भूसा मतलब हमारे घर में जो आटा आता है किससे बनता है, गेहूं से बनता है, तो गेहूं को साफ किया जाता है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, गेहूं के अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको निकाल देते हैं। जैसे दाल होती है, अब आजकल तो चलो आपने अच्छा कमाना शुरू कर दिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आज भी हमारे भारत में साथियों बहुत से लोग होते हैं जो कंट्रोल की दुकानों से सामान लेते हैं। सर कंट्रोल की दुकानें क्या होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों सरकारी दुकानें मिलती है जहां पे राशन पानी मिलता है। और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये वास्तव में सही बात है भारत को लेके, कि आज भी हमारे भारत की राशन की दुकानों पे भयंकर भीड़ लगती है। और सबसे घटिया किस्म का जो राशन है ना, वो यहाँ पे लोगों में बांटा जाता है। कितना कितना करप्शन है भारत में, खुद ही अंदाजा लगा लो। अगर आपने राशन की, जैसे हमारे भारत में साथियों यहाँ पे मिड डे मील योजना चलती है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में यहाँ पे खाना दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो जो खाना दिया जा रहा है, जिस गुणवत्ता का खाना है, वो खाना के रेगुलर बेसिस पे घर पे खा सकते हैं? बड़ा करप्शन है साथियों भारत के अंदर। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी जगह पर यहाँ पे खाने को साफ करना बहुत जरूरी है, वरना पता चले कि खाने में यहाँ पे खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते कंकड़ पत्थर भी आ जाए। तो ये चीजें मैं बता रहा हूं। तो जब यहाँ पे खाने को आप बड़ी आसानी से हटा के साफ कर सकते हैं, उसमें से अशुद्धियों को हटा सकते हैं, उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। दूसरा होता है निस्पंदन। निस्पंदन हम यूज करते हैं कहां पे साथियों, फिल्टर करने में। जैसे मान लो कि पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे मिट्टी आ चुकी है, अब पानी में से मिट्टी को अलग कैसे करते हैं, फिल्टर पेपर के द्वारा। तो हमने क्या किया साथियों, फिल्टर पेपर लगा दिया। अब फिल्टर पेपर का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। देखो इसका साइज जो होता है वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसके अंदर से जो पानी है, तो पानी तो इसके अंदर से पास हो जाता है, पानी तो इसके अंदर से बड़ी आसानी से गुजर जाता है। लेकिन जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनका साइज होता है बहुत ज्यादा बड़ा, और वो फिल्टर पेपर से निकल नहीं पाते। तो फिल्टर पेपर के माध्यम से बड़ी आसानी से करते हैं क्या, पानी पानी को साफ कर लेंगे और मिट्टी मिट्टी ऊपर रह जाएगी, है ना। और जब इसी फिल्टर पेपर का साइज बहुत छोटा हो जाता है तो और अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि हमारी किडनी में कैसा फिल्ट्रेशन होता है, तो हमारी जो किडनी होती है साथियों, जिसमें हम बात करते हैं हमारी किडनी के बारे में, तो हमारी किडनी में कौन सी प्रोसेस होती है, तो हमारी किडनी के अंदर साथियों प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद है कि भूल चुके हो, यहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में साथियों बोलते हैं परानिस्पंदन। क्या बोलते हैं, परानिस्पंदन बोलते हैं। तो ये छोटे से कंसेप्ट को समझ में आ गई, छोटी सी बात कि यहां पे हम जब बात करेंगे तो कौन सी प्रोसेस है जो होने वाली है, तो यहां पे साथियों प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं परानिस्पंदन। क्या बोलते हैं, परानिस्पंदन बोलते हैं। तो ये बात आप यहां पे समझ गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो यहां पे हो जाएगी, ठीक है, कंफर्म है। तो ये मैंने आपको बता दी है, गलती बिल्कुल मत करना, आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे फैक्ट है जो पूछे जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया, तो पहला बताया मैंने आपको हैंड पिकिंग के बारे में, कि मान लो कि दाल है तो दाल में से हमें पथरी को अलग करना है या दाल में से पत्थर को अलग करना है। दूसरा होता है साथियों सीविंग। क्या होती है, सीविंग होती है। इस सीविंग को साथियों एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं ओसैनी। क्या बोलते हैं, ओसैनी। नहीं, इसे सीविंग तो सीविंग रहती है। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं सीविंग, इसे बोलते हैं छानना। देखो, तो जो सीविंग की प्रोसेस होती है
इस सीविंग की प्रोसेस को साथियों क्या बोलते हैं? छानना। क्या बोलते हैं? छानना बोलते हैं। देखो अब छानना कैसे होता है? मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने रेत और बजरी को अलग करना है, या रेत और बजरी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे कंकर पत्थर हैं, तो आप देखते हैं ना कि रेत और बजरी को अलग करने के लिए हम यहाँ पे छानते हैं इसको। तो होता क्या कि जितना भी पत्थर पत्थर होता है ऊपर ऊपर रह जाता है, और यहाँ पे जितना भी कंकड़ कंकड़ है वो ऊपर रह जाएगा, और बजरी बजरी नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार से हम जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते समय हम आटे को छानते हैं। तो आटे को छानने से होता यह है कि आटे के ऊपर साथियों पाए जाने वाले जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं, और जो बारीक बारीक आटा होता है वो नीचे नीचे आ जाता है ना। तो वो यहाँ पे सीविंग की प्रोसेस में होता है। आप समझ गए छोटी सी बात? तो सीविंग में क्या होता है साथियों, बड़े बड़े पदार्थों को हम छोटे छोटे पदार्थों से अलग कर देते हैं। इसी तरह से आप चाय छानते हैं। जब चाय छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय चाय नीचे रह जाती है ना। इसी तरह से देखिए एक होता है जिसे बोलते हैं हवा के द्वारा अलग करना, जिसे बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होती है? जैसे इस महिला को देखो, इन्होंने पीछे से पंखा चला दिया। अब पंखे की जब हवा चल रही है तो ऊपर से इन्होंने क्या कर दिया, देखो अनाज डालना शुरू कर दिया। अब अनाज के जो भारी भारी कण होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्के हल्के कण होते हैं वो हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने एक नाम और दिया जिसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को साथ हम एक बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को साथ एक नाम और देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एक नाम दिया जिसे बोलते हैं ओसैनी। क्या बोलते हैं? ओसैनी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी की भाषा में से क्या कहा जाता है, तो बायोलॉजी की भाषा में साथियों इसको एक नाम दिया जाए जिसे बोलते हैं ओसैनी। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है बालक। आप कहेंगे सर ये सब भी है हमारे सिलेबस में? यस, सिलेबस में है और चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको मैंने सब बातें यहां पे बताई है। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। देखो इससे पहले मैंने आपको ये सब चीजें बता दी, मतलब मैंने आपको वाष्पीकरण समझा दिया है, अपकेंद्रण बता दिया है, आपको सेपरेटिंग फनल पढ़ा दिया है, ऊर्ध्वपातन पढ़ा दिया है, क्रोमेटोग्राफी पढ़ा दी है, डिस्टिलेशन पढ़ा दिया है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए बनते हैं, आप इनसे बच नहीं सकते। और मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने दो दो चैप्टर्स को ना एक साथ करके पढ़ाया है। मतलब अगर मैं अलग अलग पढ़ाता तो एक में चैप्टर अलग होते, दूसरे में चैप्टर अलग होते, तो मैंने दो दो कंसेप्ट को साथ तो इस प्रकार से मैच किया कि आप डिफरेंस ही नहीं बता सकते। तो बहुत बढ़िया तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझाया मैंने आपको इसमें। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी प्रकार से? हो तो बता दो अभी, वरना फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर हम इसमें आगे वाले फैक्ट को समझेंगे। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर यहां पढ़ने के बाद रेलवे एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा? नहीं बालक, बिल्कुल नहीं होगा। अबे नालायक हो, तुम कैसे कर लेते हो ये सवाल मुझसे? हाँ, तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है? चलो अब आगे आगे चलते हैं। देखो अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं उनको जरा समझते हैं। आ जाओ, देखो ध्यान से क्या पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन के अंदर। कि क्वेश्चन देखिए पूछा गया साथियों कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो ऊर्ध्वपातित हो सकता है। ऊर्ध्वपातित हो सकता है मतलब सब्लिमेट हो सकता है। मैंने देखिए बता दिया था आपको कि सब्लिमेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हर किसी में नहीं होती। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सॉलिड से कहां बनता है, सीधे सीधे गैस बन जाती है। तो बताओ भैया किस में हो सकती है? अमोनियम क्लोरेट में, अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम क्लोराइड में, या फिर हम जब बात करते हैं अमोनियम सल्फाइड में। तो इनमें से हम जब बात करेंगे, ठीक है, तो इनमें से सत्य आंसर जो बनेगा वो बनेगा सत्य हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड। तो जो NH4Cl होता है ना, ठीक है, तो जो अमोनियम क्लोराइड होती है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्षमता होती है, कौन सी क्षमता होती है कि उसको थोड़ा सा भी गर्म करोगे तो सीधे सीधे सीधी सीधी क्या होती है बताओ? तो सीधी सीधे होती है भैया, वो यहां पे ऊर्ध्वपातित हो जाती है। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा साथियों हमारे पास में NH4Cl। ठीक है, इसमें क्षमता होती है किसकी? ऊर्ध्वपातन की। दूसरा बताओ इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? नहीं है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्लिमेशन। देखिए पूछा गया, अरे यार ये चलो ठीक है बेटा, ये 2024 है, 14 हो गया गलती से। ये RRB जे 2024 का क्वेश्चन था, 14 पूछ लिया, पता कैसे कर दिया कि इनमें से कौन सा यहां पे सब्लिमेशन नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्लिमेशन। इसको हम यहां पे बताओ, बताओ इनमें से कौन सा यहां पे सब्लिमेशन नहीं हो सकता। देखो
अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, इसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, बिल्कुल होती है। नेपथलीन जो होती है वो भी सब्लिमेट हो जाती है। जो कपूर होता है ये भी सब्लिमेट हो जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं बर्फ के बारे में, बर्फ नहीं होता। बर्फ पहले पिघलेगा, पिघलेगा मतलब पहले ठोस है, फिर वो द्रव बनेगा, फिर वो गैस बदलेगी, लेकिन वो सीधी सीधी गैस में नहीं बदलती है। तीसरा बताओ साथियों, किसमें से किस विधि को हम यहां पे किस विधि के द्वारा साथियों हम यहां पे क्लीन वाटर को अलग कर सकते हैं फ्रॉम दी यहाँ पे टर्बिड वाटर। टर्बिड वाटर का बेटा मतलब होता है कि यहाँ पे जो गंदा पानी होता है, जो मिटेला पानी होता है, तो मिटेले पानी में से हम यहाँ पे कैसे स्वच्छ पानी बना सकते हैं, इसको जरा बता दो। इजी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि नहीं। अब ये बताओ इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो यहां पे की जा सकती है, किस प्रोसेस के द्वारा हम ऐसा काम कर सकते हैं, ये हमसे ये पूछा गया। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो देखिए जो बताना चाहता हूं, सुनो। देखो बहुत प्यारा प्यारा पॉइंट है जो बताता हूं। देखिए होता क्या साथियों कि जो टर्बिड वाटर होता है ना, इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं मटेला पानी, है ना। अब मटेले पानी के अंदर से अगर मान लो कि मुझे स्वच्छ पानी बनाना है, साफ पानी बनाना है, तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से। तो इसके लिए साथियों हम यहाँ पे प्रोसेस का यूज करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर कौन सी प्रोसेस का जो यूज है वो किया जाता है, जरा बता दो। देखो यहाँ पे साथियों होने वाली प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। सर क्लास यहाँ पे स्टक हो रही है, एक मिनट रुक जाओ मैं चेक करता हूं। बड़ी समस्या है तुम्हारी क्लासेस में यार, सही बता रहा हूं। एक मिनट बस रुक जाओ, मैं अभी चेक कर रहा हूं, अभी चेक कर रहा हूं क्या क्लासेस यहाँ पे स्टक हो रही हैं। देखो नहीं बेटा क्लास स्टक नहीं हो रही, सुनो। अब आपको देखो मैं बताऊं इसका इसका रीजन क्या है। अगर हम सेपरेटिंग फनल की बात करते हैं तो वहां पे साथियों इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑयल और वाटर में। अब ये बताओ क्या यहाँ पे ऑयल एंड वाटर है तो इसका यूज नहीं करेंगे। डिस्टिलेशन का यूज कहां पे करते हैं, डिस्टिलेशन का साथियों यूज करते हैं उनमें उनमें यूज करते हैं जिसके अंदर यहाँ पे चीजें मिक्स होती हैं। क्या ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, नहीं हो पाते। क्या इसमें क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें किस प्रोसेस का यूज किया जाएगा, फिल्ट्रेशन का। मतलब इसमें साथियों हम यूज करते हैं कौन सा पेपर, तो आंसर है फिल्टर पेपर का यूज किया जाएगा। फिल्टर पेपर क्या करता है, जो मिट्टी मिट्टी होती है, तो ये मिट्टी का साइज बड़ा होता है तो मिट्टी को अलग कर देगा, है ना। और पानी का साइज बहुत छोटा है तो पानी को अलग कर देगा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम कीचड़ वाले पानी की बात करते हैं जिसको पंकिल युक्त जल कहा जाता है, हम फिल्टर पेपर का यूज है जो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में देखिए पूछा जाता है, और ये थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तभी मैं बता रहा हूं आप इसका आंसर दो सबके सब। देखो आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो बता दूं कि किस प्रोसेस का हम यूज करते हैं यहां पे वाटर प्यूरिफिकेशन में। देखो अब वाटर प्यूरिफिकेशन में दो चीजें होती हैं। देखो दो प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है हमारे घरों में यूज करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं साथियों, आरओ। क्या बोलते हैं, आरओ। हमारे घरों में जो आरओ वाला पानी आता है, तो आरओ वाला पानी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विपरीत परासरण कहा जाता है। सिंपल सिंपल बात है, गलती बिल्कुल मत करना। अब क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एक ही क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बार बार बनता है कि पानी जो पीने वाला होता है उसको हम किस प्रोसेस के द्वारा शुद्ध करते हैं। तो इसको साथियों हम यूज करते हैं किसके थ्रू, यहां पे आरओ के थ्रू। किसके थ्रू, आरओ के थ्रू यूज करते हैं। इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज पूछेंगे बस, वो मैं आपको बता देता हूं, वैसे सिलेबस में नहीं है कि मैं बता देता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि इसमें साथियों जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो कहां से कहां जाते हैं। तो इसमें साथियों कण जो होते हैं वो अलग दिशा में जाते हैं। कहां से कहां जाते हैं, तो वो जाते हैं साथियों हाई कंसंट्रेशन से कहां पे, लो कंसंट्रेशन में। मतलब इसमें पदार्थों का जो गति होती है ये उच्च सांद्रता से लेकर निम्न सांद्रता में होती है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, इसको जरा समझना। ठीक है, चलो तो ये बातें मैंने बता दी हैं, गलती बिल्कुल मत करना। इजी क्वेश्चन था ये, है ना। हमारे पास में फिर 2 से 3 बातें छोटी छोटी बनती हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था, बाकी हाँ बाकी मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चल। हाँ ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा मजेदार है, समझने लायक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो मिश्रण है ये यहाँ पे सेपरेटिंग फनल के द्वारा देखिए अलग किया जा सकता है, ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द डिफरेंट फनल्स।
अब देखो हम जब बात करते हैं अल्कोहल और पानी के बारे में, तो अल्कोहल और पानी जो होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों, सॉल्युबल होते हैं। ये कैसे हैं, देखो सॉल्युबल है, सॉल्युबल मतलब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, है कि नहीं। और जब इनको मिक्स कर लिया जाता है तो इनको किस तरीके से अलग करेंगे साथियों, तो इनको हम यहां पे अलग करते हैं आसवन विधि के द्वारा, जिसे बोलते हैं डिस्टिलेशन की विधि होती है। पानी और नमक की बात करेंगे तो पानी और नमक को यहां पे साथियों अलग किया जाता है किसके माध्यम से, देखो एवोपरेशन के माध्यम से। पानी और तेल हो गया, तो पानी और तेल की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। देखो तेल की डेंसिटी कम है, कैसी है, कम है। और पानी की डेंसिटी कैसी साथियों, यहां पे ज्यादा मिलेगी। तो पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो पानी को नीचे अलग कर लेंगे, तेल ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, है ना। अगर अल्कोहल में आयोडीन मिला हुआ है तो अल्कोहल में साथियों आयोडीन को हम दो तरीकों से अलग कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे एवोपरेशन के माध्यम से और एक यहाँ पे सब्लिमेशन के माध्यम से। तो दोनों तरीकों से हम यहाँ पे इनको अलग कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने बता दी हैं। अगर अल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिला दिया जाए, या तो इसे वाष्पीकरण के माध्यम से अलग किया जा सकता है, या सीधे सीधे हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन के माध्यम से इसको अलग किया जा सकता है। तो ये बात अब यहां पे जरा समझना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समुद्र के पानी को अलवणीकरण करने के लिए इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल है जो किया जाता है, ये पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में। सर अलवणीकरण का मतलब क्या होता है, डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन क्या होता है, सुनो कि मान लीजिए कि हमारे पास में समुद्र का पानी है जिसे बोलते हैं सी वाटर, बोलो हाँ। अब सी वाटर की बात करेंगे तो सी वाटर को पहले क्या करते हैं, उसमें से नमक को बाहर निकालेंगे। तो जब समुद्र के पानी में से नमक को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, नमक को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलिनेशन। क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, अब क्योंकि इसमें नमक नहीं है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं साथियों, बहुत सारे जो नमक होते हैं, जो ऐसे नमक जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, और साथ ही साथ मिनरल्स को ऐड कर लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जब यहां पे पानी को डीसैलाइन किया जाता है, जिसे अलवणीकरण कहते हैं, इसमें किस विधि के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पे साथियों जो विधि होती है, इस विधि को बोलते हैं डिस्टिलेशन, इसे बोलते हैं आसवन। तो आसवन विधि के द्वारा पहले इसे डिसैलिनेशन किया जाएगा, फिर उसमें बहुत सारे मिनरल्स को ऐड करके, बहुत सारे नमक को ऐड करके हमें दे दिया जाता है, और इस तरह से वो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो, तो अब यहां पे हम जो बात है वो थोड़ी सी अलग करने वाले हैं, और थोड़े से कंसेप्ट हमारे हाई होंगे। अब इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है बालक, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब सुनो, अब जो मैं पॉइंट तुम्हें बताने वाला हूं बेटा, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। मतलब अब जो मैं बातें बताऊंगा ना, उन पॉइंट्स को गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि होता क्या कि हमारे चैप्टर में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट बन जाते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो उनमें से ना ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, तो उनको हम जरा समझो। लगता तो है कि आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी स्पीड मुझे कमी लग रही है। एक दिन और लेंगे, एक दिन में खत्म कर देंगे। वैसे मुश्किल है बेटा कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, है ना। देखो ध्यान से, क्योंकि कंसेप्ट समझाने में समय लगते हैं, कंसेप्ट है, टाइम लग ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, तो मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ध्यान से भैया, हमारे पास में जो मिक्सचर होते हैं, जो मिश्रण होता है, अब उनके अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से उनको हमने 3 भागों में तोड़ दिया। आप ये देखो साथियों कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इनका साइज बहुत छोटा है, इसमें जो मिलने वाले कण होंगे इनका साइज थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, और यहाँ पे देखिए साथियों जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो हमने क्या किया साथियों, उनके पदार्थ के जो अवयव होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ के आकार के हिसाब से इनको 3 भागों में तोड़ दिया। पहला कौन सा हमारे पास में, सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास में कौन सा है, कोलाइडल। और तीसरा हमारे पास में कौन सा है, तो आंसर है सस्पेंशन, जिसे बोलते हैं निलंबन। और इनको किस बेसिस पे तोड़ा गया है, तो इनको साथ तोड़ा गया किस बेसिस पे, यहां पे आकार के हिसाब से, किस हिसाब से, आकार के अनुसार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि ऑन द बेस ऑफ शेप, ऑन द बेस ऑफ साइज, यहां पे हमारे पास में मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिक्सचर को हमने तोड़ा किस आधार पे, यहां पे साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पे, साइज के बेस पर हमारे पास में कितने प्रकार के मिश्रण है, 3 प्रकार के मिश्रण है, ठीक है। तो यहां पे देखो जो पाए जाने वाले कण होते हैं ना, पाए जाने वाले जो आकार होते हैं, ये पाए जाने वाले जो कण होते हैं, तो पाए जाने वाले कणों के आकार के हिसाब से मैंने 3 भागों में तोड़ दिया। सर कौन कौन से भागों में तोड़ दिया, पहला है जिसे बोलते हैं विलियन,
दूसरा है साथियों हमारे पास में कोलाइडल, और तीसरा हमारे पास में कौन सा निलंबन है जिसे बोलते हैं सस्पेंशन है। ये इतनी सी बात यहां पे क्लियर है। अब देखो भैया सबके सब बोर्ड पे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि भर भर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से बनेंगे। और मैं लिटरली बता रहा हूं साथियों यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो तो हमारे पास में ये क्या है साथियों, हमारे पास में मिश्रण दिया गया। सबसे पहले विलियन है, फिर हमारे पास में कोलाइडल है और तीसरा हमारे पास में सस्पेंशन है। अब ये देखो कि इनके अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। मतलब इनके अंदर जो पाए जाने वाले कण होते हैं इनका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। सर 1 नैनोमीटर मतलब यहां पे 10 की पावर -9 मीटर से भी कैसा है, तो इससे भी देखिए बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इससे भी बहुत ज्यादा छोटा है। सोचो कि यहां पे जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स होंगे इनका साइज कैसा है, तो यहां पे साथियों पाए जाने वाले पार्टिकल्स का साइज यहां पे 10 की पावर -9 से भी छोटा है। इतना छोटा है, इतना छोटा कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा साइज हम देख ही नहीं पाएंगे। सोचो कि जिसका साइज यहां पे 10 की पावर -9 मीटर से भी के आसपास का है, उससे भी छोटा है, उसको देख ही नहीं सकते। अब बताओ कि इसका साइज इतना ज्यादा छोटा है, आप इसे छलनी से छान के अलग भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। चलो दूसरा देखो ध्यान से, कोलाइडल। यहां पे पार्टिकल्स का जो साइज होता है ये 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है, ठीक है। यहां पे पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है, लेकिन 1000 यहां पे नैनोमीटर से कैसा होता है, छोटा होता है। अब यहीं पे मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूं सुनो ध्यान से, क्या मैं इस 1000 को साथियों यहां पे 10 की पावर 3 नैनोमीटर ले सकता हूं, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहीं पे हमारा सारा का सारा कंसेप्ट है जो आपको समझ में आएगा। देखो इसको जरा समझना है, इस वाली लाइन को जो मैं लाइन लिखने वाला हूं, मैंने लिखा है देखो 1000, तो 1000 को मैंने कर दिया 10 की पावर 3 इंटू नैनो का बता मतलब होता है 10 की पावर 9, और ये हमारे पास मीटर है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा, बोलो हाँ। और 10 की पावर -6 को हम क्या बोलते हैं, तो साथियों इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। क्लियर सारी बात है। इसका मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे पार्टिकल्स का जो साइज होता है ये 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर, या सीधे सीधे एक यहां पे माइक्रोमीटर, कितना माइक्रोमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से कि अगर यहां पे पार्टिकल का साइज, अगर यहां पे पाए जाने वाले कणों का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेके यहां पर 1000 नैनोमीटर, या 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर के आसपास मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोलाइडल। क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं। इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में छोटी सी बात आ गई। बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोलाइडल बोलेंगे। सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन बड़ा मजेदार होता है। देखो सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है साथियों वो क्या होता है, वो 1000 यहां पे नैनोमीटर से बड़ा होगा, या सीधे सीधे एक यहां पे माइक्रोमीटर से बड़ा होगा। कंफर्म है सारी बातें। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब आप लॉजिकली बताओ, मुझे छोटा सा क्वेश्चन है पूछ रहा हूं आप लोगों से, अगर मान लो कि मेरे पास तीनों चीजें हैं, विलियन भी है, कोलाइडल भी है और सस्पेंशन भी है, और मैं तीनों को यहां पे छानना शुरू कर दूं, छलनी से छानना शुरू कर दूं, तो किसके कणों को मैं छलनी से बड़ी आसानी से छान सकता हूं, विलियन को, कोलाइडल को, या फिर सस्पेंशन को? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहनों को यह बात यहां पे क्लियर हुई कि नहीं हुई। आप समझ गए? मतलब मिश्रण को मैंने साइज के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ द साइज, यहां पे 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। और ये जो टॉपिक बता रहा हूं बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? जल्दी बताइए। सस्पेंशन, बहुत बढ़िया। देखो यस, तो आपने बिल्कुल सही बताया साथियों, जो सस्पेंशन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से छन्नी से छान सकते हैं। क्यों छान सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन भैया इजी है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, एंड साइज बहुत बड़ा है तो इसके पार्टिकल्स बड़ी आसानी से छलनी में फंस जाएंगे।
तो इट इज इजी टू सीव द सस्पेंशन। सीव मतलब छानना होता है। अगर मैं बात करूं, थोड़े से अंग्रेजी वाले विद्यार्थी भी हमारे पास में, तो जो सीव होता है, सीव दैट इज क्या बेटा, छानना होता है। ठीक है, आप समझ गए। और किसको हम नहीं छान सकते, तो भैया हम सॉल्यूशन को नहीं छान सकते, मतलब विलियन को वी कांट सीव, इसको नहीं छान सकते, है ना। चलो अब आपको मैं बताऊं कि मैं एक एक करके ना इन सब के अंदर जो फैक्ट है वो समझा देता हूं कि हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं। देखो आपको मैं बताऊं साथियों कि हम जब बात करते हैं किसके बारे में, विलियन के बारे में, जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हम देखिए जब बात करते हैं किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को जरा समझो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए, प्रॉपर्टीज को समझते हैं, प्रॉपर्टीज बड़ी इजी होती है और इनको कैसे कैसे समझते हैं। अब देखो यहां पे चीजें मिक्स होंगी, मिक्स कैसे होंगी, देखो ये बताओ भैया कि हम जब बात करते हैं विलियन के बारे में, तो विलियन के अंदर होता क्या साथियों, विलियन में होता यह है कि इनके अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज यहां पे 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। बोलो हाँ सर, सही बात है। इनके पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि इन्हें हम नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए साथियों हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, है ना। दूसरा, अब ये बताओ कि अगर यहां पे साइज बहुत छोटा है तो क्या इनसे प्रकाश टकराएगा। सर कैसी बात कर दी, जब साइज ही बहुत छोटा है तो प्रकाश टकराएगा नहीं, और जब प्रकाश टकराएगा नहीं तो प्रकाश फैलेगा नहीं। आप समझ गए। जैसे मान लो कि हमारे पास में 2 दीवारें हैं, मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 दीवार है, एक बहुत बड़ी दीवार है साथियों और एक छोटी सी ईंट है सामने। आपने यहां पे टॉर्च लेके दोनों पे रोशनी मारना शुरू कर दी, तो किससे प्रकाश ज्यादा टकराकर वापस आएगा, बड़ी दीवार से या छोटी सी ईंट से। सर सही बात है, जिसका एरिया बड़ा होगा प्रकाश उस पर ज्यादा पड़ेगा तो टकरा के ज्यादा वापस आएगा, या प्रकाश ज्यादा फैलेगा। तो अगर मैं बात करूं एक बड़ी दीवार एक छोटी सी ईंट है, तो बड़ी दीवार से प्रकाश ज्यादा फैलेगा। इसी प्रकार से मैं ये बता रहा हूं साथियों कि हम जब बात करते हैं विलियन के बारे में, तो विलियन के अंदर ना पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा छोटा होता है। जब पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा छोटा होता है तो वहां पे प्रकाश जाके टकराएगा, लेकिन इतना छोटा साइज है कि प्रकाश फैल नहीं पाता, प्रकाश यहां पे फैल नहीं पाएगा। इसको जरा समझो। इसका मतलब यह है साथियों कि इसका मतलब यह है कि इसमें प्रकाश का कोई भी रास्ता दिखाई देने वाला नहीं है। मतलब यहां पे कौन सी प्रोसेस नहीं होती, यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। क्या नहीं होती यहां पे, तो इस वाले प्रोसेस के अंदर कौन सी गतिविधि नहीं होती है, तो यहां पे साथियों स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट होती है वो नहीं होती, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको साथियों हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो नहीं होता है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखो, इनके पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि इनके पदार्थों को हम अलग नहीं कर सकते। अब यहां पे 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। ये मैं समझाऊंगा। अब पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि पार्टिकल्स कभी भी नीचे नहीं बैठते। ऐसा तो नहीं होता कि वो नीचे बैठ जाएंगे। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया। एक चीज और सुन लो ध्यान से। अब क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम देखकर अंतर नहीं बता सकते, तो ये देखने में कैसे होते हैं, ये वास्तव में कैसे होते हैं, तो ये होते हैं साथियों कैसे, यहाँ पे समांगी मिश्रण होते हैं। ये कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। और मैं पढ़ा चुका हूं होमोजीनस का मतलब क्या है, कि ऐसा मिश्रण जिसमें आप यहां पे अंतर नहीं कर पाते उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा बहुत ही बड़ी तरीके से कि किसको हम यहां पे समांगी मिश्रण बोल सकते हैं, तो आंसर है सॉल्यूशन को। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो अब सॉल्यूशन बनता कैसे, अब सॉल्यूशन बनता कैसे इसको जरा समझना, क्योंकि हमारे लिए यही चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का निर्माण कैसे किया जाता है, इनको जरा समझो। किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं विलय, ठीक है, और एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं विलायक, जिसे बोलते हैं सॉल्वेंट। भैया मैं समझा नहीं इस बात को, बिल्कुल भी बता रहा हूं मैं, रुक जाओ, सब बातें बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे एग्जांपल समझो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आपको नमकीन पानी बनाना है, बेटा सुनो, टिंडल इफेक्ट अभी नहीं आएगा, टिंडल इफेक्ट आएगा, मैं पढ़ा दूंगा। कोई भी चीज पहले मत पूछो, ठीक है, प्लीज कोई भी चीज पहले मत पूछो, मैं आपको सब बातें बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे नमकीन पानी बनाना है, क्या बनाना है, नमकीन पानी बनाना है, तो नमकीन पानी बनाने के लिए मुझे नमक और पानी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अब आप ये देखो कि नमक को क्या करते हैं साथियों, पानी में मिलाते हैं। तो आप ये बताओ कि नमक की मात्रा यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, सिंपल सी बात है। और पानी क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो आप जब यहाँ पे सॉल्यूशन को बनाते हैं तो सॉल्यूशन को बनाते समय हमें कोई ना कोई चीज मिलानी पड़ती है, या हमें 2 चीजों को आपस में मिलाना पड़ता है।
क्या एक खुद ही सोचो जल्दी से, क्या एक सिंगल चीज से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को मिलाना पड़ेगा। जैसे चाय बनाना है आपको, अब चाय बनाने के लिए हम दूध लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं, उनको मिलाते हैं और मिलाने से फिर हमारे पास चाय बनती है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है। देखो, तो एक होता है जिसे बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। देखो सुनो सुनो सुनो, तो जिसकी मात्रा यहां पे कम होती है और जिसे मिलाया जाता है, जिसे घुलाया जाता है, देखो ध्यान से, जिसकी मात्रा कम होती है और जिसे मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। आप समझ गए? जैसे नमक और पानी मिलाना है तो नमक की मात्रा कम होगी और इसे मिलाया जाएगा, तो जिसकी मात्रा कम होती है और जिसे मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। समझ गए? छोटी सी बात। इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है साथियों? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन दी स्मॉल अमाउंट एंड दैट इज गोइंग टू बी डिसॉल्व। ठीक है। विलायक क्या होता है? विलायक होता है साथियों जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है और जिसमें मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है और जिसमें मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे विलायक बोलते हैं। अब आप मुझे एग्जांपल बताओ कि मुझे नमकीन पानी बनाना है, तो नमकीन पानी बनाने के लिए मैंने पहले नमक लिया, नमक को मैंने पानी में मिलाया, तो नमक क्या हमारे पास में? सॉल्यूट है, जिसे विलय बोलेंगे। इसकी मात्रा कैसे होती है? कम होती है। ओके भैया, हमने पानी में मिलाया तो पानी कैसा? तो जिसमें मिलाया जाता है, तो पानी क्या हमारे पास में? विलायक हो जाएगा। विलायक हो जाएगा ना, सॉल्वेंट हो जाएगा। और दोनों को मिलाने से क्या बनेगा हमारे पास में? नमकीन पानी बनेगा। नमकीन पानी क्या हमारे पास में? सॉल्यूशन है, जिसे बोलते हैं क्या साथियों? विलियन बोलते हैं। तो दोनों को मिलाने से किसका निर्माण होता है? तो दोनों को साथियों मिलाने से यहाँ पे निर्माण होता है किसका? यहाँ पे सॉल्यूशन का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में साथियों बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। क्या एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ सबके सामने जो कमेंट के अंदर, क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना। क्योंकि बालक यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो हम जब बात करेंगे ना, इनको जरा समझो। ठीक है, यहां तक की बात पूरी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये हमने बात को यहां पे समझ लिया कि यहाँ पे विलय और विलायक की बात हमने यहाँ पे कर ली है। तो विलय और विलायक हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है। अब आप ये देखो कि विलय विलायक का हम यूज कहां कहां पे करते हैं। तो जिसकी मात्रा हमेशा कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? विलय बोलते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक बोलते हैं। और विलय और विलायक के मिलने से क्या बनता है? विलियन बनता है, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये हमारे पास में कंसेप्ट है जो हमसे पूछा जाता है, गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? अब आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि भैया बता दो कि हमारे पास में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉल्यूशन के भी हमारे पास में 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं ठोस सॉल्यूशन, एक होता है गैस सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल से बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे मैं बात करता हूं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, बेटा सुन लो, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है साथियों वो होता है हमारे पास में एलॉय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बता दो, ठोस विलयन का एग्जांपल बता दो, तो ठोस विलयन का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारे पास में कौन सा? एलॉय। सर एलॉय क्या चीज होती है? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखो ध्यान से कि एलॉय का मतलब क्या होता है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास में ये बहुत सारी धातुएं मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल पूछूं आपसे, बताओ क्या जो पीतल होती है, पीतल, इसका कहीं पर भी साथियों जिक्र जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया गया है? नहीं दिया गया। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर कहीं पर भी पीतल को नहीं निकाल पाओगे। इसी तरह से हम जब बात करते हैं कांसे के बारे में, तो कांसा जो है साथियों क्या हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया गया है? आवर्त सारणी में दिया गया? नहीं दिया गया। समझ गए छोटी सी बात को? इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास में कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनको बनाया जाता है। अब मुद्दा बनता है सर बनती कैसे, ये बनती किस प्रकार से? देखो, तो पीतल का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है कि आपने कॉपर को और जस्ते को मिला दिया। अब ये बताओ कि कॉपर भी कैसा है साथियों? सॉलिड है। जस्ता भी कैसा है? सॉलिड है। तो सॉलिड सॉलिड को मिला दिया, तो सॉलिड सॉलिड के मिलाने से क्या बना हमारे पास में? पीतल बना। तो कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या बनता है साथियों? ब्रास बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। आप समझ गए छोटी सी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब इसे बोलते हैं ठोस ठोस विलयन।
अब विलियन क्यों कहा जा रहा है, इसका रीजन देखो ध्यान से। जब हम पीतल की बात करेंगे तो पीतल देखने में एक जैसा लगता है, आप ये नहीं बता सकते कि कहां पर कॉपर है कहां पर जिंक है, आपको पूरा का पूरा जो पीतल होगा वो एक जैसा नजर आएगा। तो पीतल जो है साथियों, जो यहाँ पे ब्रास होता है वो सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है भैया, वो ठोस ठोस सॉल्यूशन है, इसे हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बनता किस किस के मिलाने से, कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है। समझ गए छोटी सी बात, ठीक है, बोलो हाँ या ना। इसी तरह से हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में। तो ब्रॉन्ज कैसे बनेगा साथियों, तो ब्रॉन्ज बनेगा यहाँ पे कॉपर और टिन के द्वारा, ठीक है। तो ब्रॉन्ज जो बनता है वो कैसे बनता है, तो ब्रॉन्ज जो बनता है साथियों वो बनता है हमारे पास में कॉपर और टिन के द्वारा। अब जैसे कॉपर हम बात करेंगे तो कॉपर क्या होती है, कॉपर भी देखिए बेटा सॉलिड होती है, टिन भी कैसे होती है हमारे पास में, सॉलिड होती है। तो कॉपर भी सॉलिड है, टिन भी सॉलिड है। अब दोनों को जब मिला दोगे ना तो हमारे पास में सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं ब्रॉन्ज की बात करूं, आप बता सकते हो कि कहां पर तांबे की मात्रा ज्यादा है कहां पर टिन की मात्रा ज्यादा है, नहीं, ये बिल्कुल एक जैसा नजर आता है, एक जैसा नजर आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं ठोस ठोस सॉल्यूशन। और इसका सबसे मेन एग्जांपल जो है वो हमारे पास में कौन सा है, एलॉय है। तो पहला क्वेश्चन तो बन जाता है, बताओ कि एलॉय यहाँ पे किसका उदाहरण है। तो एलॉय जो है साथियों हमारे पास में ठोस ठोस सॉल्यूशन का उदाहरण है। इस बात को जरा समझिएगा। क्या यहाँ तक की बात पूरी क्लियर हो चुकी है, जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर, ठीक है, जल्दी बताओ सबके सब फटाफट से। क्या यहां तक की बात पूरी क्लियर हो चुकी है। बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, सुनो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया। बेटा मैं एक काम करो, मैं तुम्हारी क्लास बंद कर रहा हूं सारी की सारी। तो मैं पढ़ाई लिखाई से कोई बंद मतलब नहीं है, एक काम करो क्लास बंद कर देते हैं, है ना। हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब तो नहीं है, आपको चाहिए सर कमेंट्स। एक काम करते हैं, चलो आप एक काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद करते हैं, अब तुम्हारे पहले कमेंट ही पढ़ लेते हैं। कुछ पढ़ाओ तो दिक्कत है, ना पढ़ाओ तो दिक्कत है। सर आप रात को 9 बजे क्लास क्यों ले रहे हो, तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं बहुत सारे, मैंने अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के तुम्हारे लिए प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी, उसमें दिक्कत है तुम लोगों की, मत लो, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर पीडीएफ गलत हो गई है, अरे देख लिया मैंने, लगी हो तब से कमेंट करने के अंदर, उसके अंदर पीडीएफ सही भी हो सकती है। एक बच्चा नहीं होता क्लास के अंदर जो बोलता है सर और पढ़ा दो, इसमें थोड़ी सी और चीज पढ़ा दो। नॉन ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं है साथियों जो तुम में से ये बात करता हो कि सर आपने जो चीज बताई है ना इसको थोड़ा सा और डिटेल से बता दो, मजा आ जाएगा। नहीं लेकिन हम तो बेवकूफ हैं, पागल हूं मैं तुम्हारे लिए जो इतनी सारी क्लासेस लेके आ रहा हूं। अरे कौन सा टीचर है जो तुम्हें यार साइंस में इतनी सारी क्लासेस देने वाला है। मैं चाहूं तो भैया ये सारा का सारा टॉपिक 2 दिन में पढ़ा के निकल जाऊंगा। नुकसान तो मैं ही कर रहा हूं ना, जितना सिलेबस लेट होगा उतना नुकसान मेरा है। मैं चाहूं तो जल्दी से बैच भी ला सकता हूं दोबारा से नया, लेकिन सोचता हूं चलो बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे एक बार, उनका भला हो जाएगा। नहीं लेकिन पढ़ना ही नहीं हमें तो। अब तय कर लो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। और मेरी क्लास में फालतू बात नहीं चलनी चाहिए, कोई भी, कोई किसी को आई लव यू बोल रहा है, कोई बोल रहा है बाबू कैसी हो, नालायक। तो तय कर लो कि क्लास पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। और मेरे पास पूरा पावर होता है साथियों, मैं चाहूं तो तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से बैन कर सकता हूं। तो अंतिम चेतावनी आप लोगों के लिए, अगर अब फालतू बात करना शुरू कर दी या क्लास में टॉपिक से हटके कोई बात करना शुरू कर दी, ठीक है, तो तुम्हें मैं क्लास से हटा दूंगा, ठीक है। क्लियर सारी बातें, कल पढ़ेंगे, नालायक।